नमस्ते एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। मेरा नाम विशाल है और अभी हम इस केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे क्या होता है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड आपका कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मान लो ए एक एटम है, बी एक एटम, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बना है। ठीक। और केमिकल बॉन्ड जब भी बनते हैं, ध्यान समझना, चाहे कोई भी बॉन्ड, चाहे कोई एटम हो, चाहे कोई आयन हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, उनके बीच में जब भी बॉन्ड बनते हैं तो उस बॉन्ड के बीच में हम अभी तक क्या समझते हैं कि ए और बी ने आपस में अट्रैक्ट किया और तभी बॉन्ड बना है। बिल्कुल, ए और बी आपस में अट्रैक्ट किए, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। तो जब भी हम केमिकल बॉन्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा यही दिमाग में बना के रखते हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। जैसे मान लो ए एक एटम है और बी एक एटम, इनके बीच में बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड जब भी फॉर्म होगा तो ए के पास इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, बी के पास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ए का प्रोटॉन, ठीक है, और बी का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ए का इलेक्ट्रॉन, बी का प्रोटॉन, अट्रैक्शन होगा। बाकी दोनों के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, किससे? रिपल्सिव फोर्सेस से। ठीक है। कौन कौन से रिपल्सिव फोर्सेस हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तब क्या बन जाएगा? तब ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है। तो हम कंडीशन समझते हैं, क्या क्या कंडीशन है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो यही है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस मस्ट बी ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस से, तभी आपका केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी चीज़, जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक। जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी कम होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होगा, तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है। जब भी बॉन्ड बने क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी कम होती है। और ये भी बात बोलते हैं कि जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होगा मतलब सिस्टम की एनर्जी काफ़ी कम हुई होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ होगा। ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन, मीन्स ज़्यादा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको मिला के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे? रिलीज एनर्जी। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? रिलीज। मतलब जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा। और इसी का उल्टा भी सही है। ठीक है। जो बॉन्ड, ठीक है, जो बॉन्ड को बनाने के लिए ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। इसको ऐसे समझ, मान लो ए और बी, ठीक है, ये ए है और बी है, ए और बी ने मिलके बनाया कोई बॉन्ड ए बी, तो एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक। और इसी का उल्टा भी सही है कि अगर ये बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ता है। ये तुम्हें पता ही है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ रहा है, इस बॉन्ड को में बन रहा है तो ये बॉन्ड बन रहा है तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो हम उसी ऑर्डर में देखेंगे जिस हिसाब से इनका स्ट्रेंथ है। तो केमिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो बिटवीन द एटम होता है, और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। और ध्यान रखना, इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड मतलब इंटर मतलब क्या होता है पता है ना? इंटर मतलब सेम मॉलिक्यूल, तूने पढ़ा होगा इंटर और इंट्रा बॉन्ड।
इसे बोलते हैं इंटर आईआईटी कंपटीशन, मतलब अलग अलग आईआईटीज के बीच में कंपटीशन। और एक होता है इंट्रा आईआईटी कंपटीशन, मतलब एक ही आईआईटी के अलग अलग हॉस्टल या अलग अलग ब्रांचेस के बीच में कंपटीशन। हमारे कॉलेज में ऐसा होता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंटर मतलब सेम मॉलिक्यूल। ठीक, जब एक ही एटम के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बने, ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलेंगे। अच्छा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड वीकर होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने एनर्जी कि इसका बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। अच्छा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड को फर्दर हम 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता ही होगा कि मान लो NaCl है, तो NaCl के बीच का बॉन्ड कैसे बना होगा? एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और बनाया होगा Na+, और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और क्या बनाया होगा? Cl-, तो मिलकर दोनों ने क्या बना दिया होगा? NaCl बनाया होगा। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रांग होता है इसमें, मतलब इंटर एटॉमिक बॉन्ड में सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं, मतलब दो, एक को तो बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक क्या होता है? एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ध्यान समझना, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग। अगर मान लो ए और बी के बीच में ये बॉन्ड बना है, ठीक, तो ए ने जितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया उतना ने बी ने भी शेयर किया, तभी जाके इनके बीच में बना है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो दोनों का म्यूचुअल शेयरिंग है, दोनों का इक्वल शेयरिंग है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। आपने पढ़ा होगा कि ए ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया बी को, ठीक है, और बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो कोऑर्डिनेट, अच्छा, दोनों का नेचर सेम है। बॉन्ड बनने से पहले जो भी चीज़ें रही होगी, जो भी कंडीशन रहा होगा, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद सब चीज़ें सेम। दोनों को हम बोलते हैं कौन से बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूँगा टाइप ऑफ बॉन्ड तो मैं बोलूँगा कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद दोनों ही क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। फिर अगला टाइप का जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड 3 टाइप के। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 2 टाइप, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर अगला मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी अगले ऑर्डर में हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है आपका वॉन डेर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो थोड़ा स्ट्रांग होता है, वॉन डेर वाल वीक होता है। ओके, तो यही था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थैंक यू सो मच।